अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। मोन्टाज से आपने देखा होगा, बात करेंगे काबीना के कुछ अहम फैसलों की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक बहुत तशवीशनाक वाक़े की, दो तशवीशनाक वाक़यात की। एक जो शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ और दूसरा जो बलोचिस्तान सूबे में हुआ। अफवाज पाकिस्तान के 10 सिपाही व अफसरान शहीद हुए। बलोचिस्तान के वाक़े में तुर्बत के करीब एक कोमिंग ऑपरेशन पर हमला किया गया, वहाँ के इंतहा पसंदों ने हमला किया था, जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में अफ़गान सरहद से पार होकर कुछ इंसर्जेंट्स ने हमला किया था एक पेट्रोलिंग पार्टी पे। उस पर बात करेंगे, इससे पहले के बाकी डोमेस्टिक अमूर पर बात करें। जनाब बाकिर साहब, इस हमने कई बार बात की है सर कि एक तो दहशतगर्दी का जो मसला है उसका कोई आसान हल नहीं है, हालांकि बहुत कुछ कुर्बानियाँ भी थीं और बहुत ज़्यादा हमने डिस्टेंस भी ट्रैवल किया, लेकिन अभी भी सर द रोड इज़ वेरी लॉन्ग अहेड। लेकिन उससे आगे बढ़कर सर जो हमने बात की है कोऑर्डिनेशन की, इधर भी आपको कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है। बलोचिस्तान सूबे में और शुमाली वज़ीरिस्तान में ये दोनों वाक़यात उसी दिन, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि चाहे इंतहा पसंद हों, दहशतगर्द हों, अलहदगी पसंद हों, मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए ये मुश्तरका कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन इस पर भी रियासत के नुमाइंदों ने अहद किया है कि ये इनके कुछ आखिरी डेस्परेट हरकत हैं। क्या कहते हैं जनाब? असद, ये जो आज हमला हुआ है और जो सानहा जो आज मुल्क को जिससे जो आज दरपेश आया है, इस पे तो एक तो पहले हम खराज अकीदत पेश करते हैं उन जवानों की जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। लेकिन जो हमले हो रहे हैं, हमें इनको कोई आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। एक तो जैसे आपने भी फरमाया कि ये एक जो पेचीदा सी सिक्योरिटी सिचुएशन इस वक्त हमें दरपेश है, ये उसकी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन हम अगर देखें कि जब से हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कुछ कम हो रही है और हमारी जो खारजा सतह पर हमारी कुछ पेशरफ्त हो रही है, ख़ुसूसी तौर पे जो अमेरिका का दौरा हुआ वज़ीर आज़म का, उसके बाद जो या उसके साथ ही कुछ ऐसे वाक़यात होना शुरू हुए। मिसाल के तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर देखें तो वहाँ पर वायलेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। पिछले इतवार को जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो डेरा इस्माइल ख़ान में हमला हो चुका था और वो पहला इशारा था कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ या हमारी यहाँ अमन के दुश्मन हैं वो दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे। आज का भी जो 2 हमले हुए हैं उसी सिलसिले की कड़ी है। एक तो जो गुरबाज के इलाके में नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हुआ, वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कुछ इलाके हैं, क्योंकि अभी हमें इनकी तफसीलात कुछ अभी तक मिली नहीं हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ पे अभी फेंसिंग का काम रहता है, कुछ इलाके हैं जहाँ पर दहशतगर्दों ने फेंसिंग को माइंस वगैरह के साथ उड़ा दिया है। अब ये नहीं मालूम कि वो दहशतगर्द सरहद पार करके आए थे या नहीं, लेकिन एक चीज़ स्पेशली से वाज़ेह होती है कि वहाँ पर चूँकि पेट्रोल था, इसका मतलब है कि जो उनकी स्टेशनरी फोर्ट्स वगैरह वो बना रहे हैं वो अभी तक वहाँ नहीं बना सके। तो ये इस चीज़ को अंडरस्कोर करता है कि हमें जितनी जल्दी है वो आपका जो अफ़गान बॉर्डर है उसको सील, उसके सारी उसकी फेंसिंग कर देनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो अनासिर हैं उनका क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट बंद हो जाए। दूसरी तरफ बलोचिस्तान में ये होशाब का इलाका है जो तुर्बत और केच के उसमें रीजन में है, वहाँ पर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन को, जो आपको जैसा आपको पता होगा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, उनके बाद वहाँ पे उस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन होते हैं। और इस इलाके में बलोचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है और बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, उनका काफ़ी वहाँ मौजूदगी है। तो उनकी तरफ से शायद ये हमला किया गया जबकि कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा था। लेकिन मेरे ख्याल में ये इस वक्त जो हुकूमत को चाहिए कि जितनी भी अपनी कुव्वत है, ये जो आखिरी सांसों पर हैं, तो इनका ख़ात्मा हमेशा के लिए कर दिया जाए और इस सिलसिले में किसी तरह से लचक या किसी तरह से कमी नहीं आनी चाहिए कि एक फुल थ्रॉटल किस्म का ऑपरेशन करके इनका ख़ात्मा करके, ताकि हम एक सस्टेन्ड पीस की तरफ चले जाएं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये, जिससे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो इस वक्त जो चीज़ दुनिया को खटक रही है वो ये है कि अफ़गानिस्तान का जो क़याम अमन का सिलसिला है उस पर काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो जनाब, चुकी उस है। पर मैं सर बात करना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह आपने अभी बात की थी इन शोधा की, तो अगर उनके नाम भी ज़रा हम पढ़ दें।
हवलदार खालिद, सिपाही नवीद, सिपाही बचल, अली रज़ा, मोहम्मद बाबर और एहसन। और बलोचिस्तान के वाक़े में कैप्टन आकिब, सिपाही नादिर, आतिफ अल्ताफ़ और हफीज़ुल्लाह। और जैसे आपने कहा सर कि अगर ख़ित्ते को देखें कि इसमें क्या क्या क़ुव्वतें हैं, वो क्या रुख इख्तियार कर रही हैं। अफ़गानिस्तान में बार बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, अपने दौरे के वक्त कहा कि मैं कुछ सालों से कह रहा हूँ, बल्कि 2001 के बाद से कह रहा हूँ कि इसका सिर्फ हल है कि आप एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करें और अमन की तरफ आप अब आगे बढ़ें। अब जनाब, जो एक तरह से बहुत पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई है अफ़गानिस्तान में, उस पर हम बात करेंगे आगे के सेगमेंट्स में भी, और ये जो दौरा अमेरिका हुआ था उसकी भी बारीकियों के मुतालिक ज़रा हम बातें करेंगे। लेकिन इस हवाले से सर, हर चीज़ आपने मूट की है। रियासत पाकिस्तान बहुत देर से यही कह रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को आप साथ लेके चलें। याद होगा आपको कि 90 की दहाई में भी यही बात की गई थी कि एक नेशनल रिकॉन्सिलिएशन की हुकूमत कायम की जाए, लेकिन उसमें भी आपने देखा कि सिविल वॉर सामने आ गया। मुख्तलिफ तंजीमें थीं, उन्होंने आपस में ही गोलाबारी शुरू कर दी थी, जंग शुरू कर दी थी। काबुल शहर तबाह बर्बाद हुआ, कई शहर तबाह बर्बाद हुए। अब तारीख़ के जो तल्ख तजर्बे हैं वो सामने रखते हुए जनाब, हमें इस चीज़ में से कुछ निकालना होगा। अमेरिका जिस तरह इनखला करेगा, विड्रॉ करेगा, तो रियासत पाकिस्तान की भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अफ़गान लेड एक अमन का प्रोसेस हो जो कि सामने आए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। असद, यहाँ पे आपने जो अफ़गान क़याम अमन के सिलसिले में जो कोशिशों का जिक्र किया, पाकिस्तान और ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के 7 अदवार को फैसिलिटेट किया है, जिसमें काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। 2 जो उनके बुनियादी नुकात हैं कि वो अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला पर, और दूसरा कि काउंटर टेररिज्म एश्योरेंसेस तालिबान की तरफ से कि वो सरज़मीन अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी की पनाहगाह नहीं बनाएंगे। तो ये इनके ऊपर तो एग्रीमेंट हो चुका है, और अब अगला जो इससे ज़्यादा पेचीदा मरहला है कि इंट्रा अफ़गान डायलॉग और सीज़ फायर की तरफ जाना है। यहाँ मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस जो हैं अफ़गान क़याम अमन को, वो बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये, वहाँ पर अगर आप अफ़गानिस्तान को देखें तो अफ़गानिस्तान जिस पिछले 80s से जिस जंग जदल का शिकार है, तो वो उनके लिए अमन जो है वो एक नई चीज़ है। वो वहाँ पे कोई इतनी जैसे कहते हैं कि जो वॉर की वजह से एक इकॉनमी डेवलप हो चुकी है, वॉर की वजह से जो एलीट डेवलप हो चुकी है, और लोगों की स्टेक्स हैं वॉर में, वो इस वक्त रुकावट बनेंगे अमन के लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस दरपेश होंगे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के। लेकिन जनाब, मुझे सिर्फ एक चैलेंज का बताएं जो कि मेरे ख्याल से उस पर इतनी डिस्कशन नहीं हो रही। वो ये है कि आपके अभी 2 पार्टीज़ हैं बुनियादी। एक जो हम बात करते हैं कि जी अफ़गान तालिबान इसमें फ्रंट एंड सेंटर है, कतर में नेगोशिएशंस हुई, अभी मरी में मीटिंग हुई, और दूसरे जानिब आपकी अफ़गान हुकूमत है। अब अशरफ गनी साहब ने कई बार हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ, 2014 में भी, एक बार 2017 में भी, लेकिन अब जो उनके मुखालफीन हैं, और बहुत ज़्यादा मुखालफीन हैं, वो ये कहते हैं कि उनका जो रेट है वो अब रहा नहीं है। तो सवाल मेरा ये है जनाब, और बल्कि इस डिबेट को ज़रा खोलते हैं कि अब जब आप इस पीस प्रोसेस की बात करेंगे और आप बात करते हैं कि जी सबके साथ समझौता करें, सबके साथ बैठें और बात करें, तो क्या उनकी लेजिटिमेसी को तस्लीम किया जा सकता है उस अथॉरिटी की रोशनी में कि ऑक्यूपेशन जब चली जाएगी, अमरीकी जो अफवाज है उसकी जब इनखला हो जाएगी, तो आपने जैसे देखा था कि जो सोवियत बैक्ड हुकूमत थी वो भी मेरे ख्याल से 92 तक ही उसकी जो मुद्दत थी वो चली थी, उसके बाद कोलैप्स हो गई थी। इधर क्या देखते हैं? असद, अगर अमेरिका की फ़ौज का यहाँ से इनखला होना है तो उससे पहले इनको बैठ के एक सेटलमेंट करना पड़ेगा कि पोस्ट पीस अरेंजमेंट क्या होगा, पोस्ट पीस डिस्पेंसेशन वहाँ पर क्या होगी, जो अफ़गानिस्तान का अमल चलाए, मतलब अफ़गानिस्तान का नज़्म व नस्क चलाएगा। लेकिन अगर ये इस तरह से होता है कि अमरीकी अफवाज चले जाते हैं और ये उसके बाद कहते हैं कि हम बैठ के देख लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान में कोई जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड हुकूमत कायम हो सकेगी। क्योंकि इसमें जो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है कि अगर आप अफ़गानों के नेचर
नेचर को देखें तो वो किसी के साथ इक़्तिदार शेयर नहीं कर सकते। आपने ये माजी में भी देखा, अगर वहाँ पर तालिबान की हुकूमत हुई तो वो कहेंगे कि वो उनका मुकम्मल उस पर कंट्रोल हो, जिसकी वजह से दूसरे एलिमेंट्स जो हैं जिनमें वहाँ बेशुमार और कौमियतें भी हैं, अगर पश्तून सारे के सारे भी तालिबान के साथ आ जाएं तो वो सब के सब रिएक्ट करेंगे और उसको हुकूमत को जो मरकज में वहाँ कायम स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। सर ये शायद विद ग्रेट डेफरेंस उनकी कुदरत का शायद ये इशू नहीं है, शायद इसलिए है कि जी आपके जब अदारे बुनियादी तौर पे कमज़ोर हैं, जब जंग जारी रही है 1979 के बाद से, तो आपको शायद मौका भी नहीं मिला उस तरह का कि आप इस तरह का कि आप एक हसीन जमहूरी प्रोसेस को अपना सकें। उम्मीद ये है कि अब पाकिस्तान भी मदद करे कि अफ़गान लेड एक पीस प्रोसेस आगे चले। खैर इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तान के काबीना के फैसले की बात करेंगे। अगले हिस्से में डिस्कशन जारी रहेगी। स्टे विद अस। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। बात करेंगे पाकिस्तान के काबीना के एक अहम फैसले की। दोहरी शरीयत रखने वाले पाकिस्तानी जो हैं उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन ना सिर्फ काबीना में कुछ हल्काबंदी देखने को मिली, लेकिन माहिर कानून का भी ये कहना है, माहिरीन कानून का ये कहना है कि आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता और अदालत उज़्मा की रोशनी में भी ये जो फ़ैसला है उसको देखना होगा। माजी में 24 सितंबर 2018 को एक 3 रुकनी बेंच ने यह फ़ैसला किया, जिसमें दोहरी शरीयत रखने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से अदालत उज़्मा ने फरमाया कि हुकूमत को कुछ प्रपोज़ल देते हुए वो एक फ़हरिस्त बनाएं जिसमें वो तमाम ओहदे हों, वो तमाम पोस्ट्स हों जिसमें पाकिस्तानी दोहरी शरीयत रखने वाले जो अशख़ास हैं वो उन पोस्ट पर एलिजिबल ना हो सकें। इसके अलावा और भी प्रपोज़ल्स थे जो अदालत उज़्मा ने हुकूमत के सामने रखे थे, उन पर फ़िलहाल अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आइन के आर्टिकल 62A और 63C में जो बुनियादी तौर पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि वो अहल नहीं हैं। जनाब बाकिर साहब, अगर आप इस तरह का मूव करेंगे तो ऐसा मैकेनिज़्म पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को शायद सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि डायस्पोरा में भी बैरून जो आपके पाकिस्तानी शहरी हैं वो तो यही कहते हैं सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहते भी हैं। और ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अमेरिका के दौरा करने के बाद जो एक वो बहुत बड़ा एक इवेंट भी हुआ था जहां खान साहब ने अपनी तकरीर भी की थी, उससे वापस आके एक बार फिर लोग बात करना शुरू हो गए डायस्पोरा का, दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों का। तो ये जो सिचुएशन है सर, जब तक आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी आप नहीं कर सकेंगे। जी असल थोड़ा सा नाज़रीन को मेरे ख्याल में इसका बैकग्राउंड इश्यू का बता देते हैं। काफ़ी सालों से, ख़ास करके 2011 से ऑनवर्ड अब इस पर काफ़ी बहस हो रही है और पीपल्स पार्टी माजी में जब काफ़ी सारे लेजिस्लेटर्स इस पर नायल हुए उसके बाद वो कानून साजी लाना चाहते थे, जैसे अब PTI लाना चाह रही है, वो लाना चाहते थे। उनके पास सेनेट में भी मौजूद थी, अपनी काफ़ी स्ट्रेंथ मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो नहीं ला सके क्योंकि उस वक्त एतजाज अहसन और रज़ा रब्बानी जैसे लोगों ने इसकी मुखालफत की और इसके अलावा उनके एलाइज ने की। लेकिन ये यहाँ पर बता दें कि ये दोहरी शहरियत का जो है ये कॉन्सेप्ट, ये आपके सेक्शन 14(1) जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है 1951 का, उसके तहत मिला है कि आप 2 शहरियतें रख सकते हैं, क्योंकि आप एक ग्लोबल वर्ल्ड है, लोग काफ़ी सफ़र करते हैं और उधर जाके भी उन्होंने अपना कारोबारी ज़िंदगी चलाना होता है। लेकिन ये आपको मुकम्मल कोई इसका मतलब इसके ऊपर काफ़ी कयूद हैं। ये आपको एक आप इसके तहत हर किस्म का इख्तियार और हर किस्म के प्रिविलेजेस नहीं रखते। ख़ास तौर पर ये जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन के हवाले से है कि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते, ये 63(1)(c) के तहत भी है। और वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के हवाले से डिस्क्वालिफिकेशंस के जो मेंशन करता है आर्टिकल 113, उसमें भी इन चीज़ों को बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा गया। अब इसके पीछे रीज़न क्या था इसका, यह है कि लोग हमेशा से ये सस्पेक्ट करते हैं
कि और ये जवाद ख्वाजा, जस्टिस जवाद ख्वाजा ने महमूद कियानी वाले उस फैसले में ये चीज़ नोट भी की थी कि जो डिवाइडेड लॉयल्टी की बात आपकी, ये हम नहीं कह रहे कि आप डिसलॉयल हैं बाहर के लोग, लेकिन यह है कि उनकी डिवाइडेड लॉयल्टी है कि जब आप दूसरे मुल्क की शहरियत पर आप हलफ उठाते हैं तो फिर आप जब फिर पाकिस्तान में भी आकर अपना वही इस्तेकाक इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आप पर सवालिया निशान उठेगा, क्योंकि आपका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। मिसाल के तौर पे एक फ़र्जी सूरत हाल सामने रखते हैं कि आप अमेरिका से तल्लक रखते हैं और आप लेजिस्लेटर बन गए हैं और यहाँ पर कोई कानून साजी आती है जो अमेरिका से मुतल्लिक होती है, तो फिर आपका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके फैसले को मुतासिर करेगा। फिर हमारी इस तरह की तल्ख हिस्ट्री रही है कि बाहर से जब वज़ीर आज़म आए हैं, मोइन कुरैशी हों या शौकत अजीज़ साहब हों, तो वो लोग जैसे ही उनका टेन्योर ख़त्म हुआ, इक़्तिदार उन्होंने मुकम्मल किया, वो मुल्क से बाहर चले गए। ना उनका पहले इस मुल्क से कोई ताल्लुक़ था, ना वो बाद में आए इस मुल्क में। फिर उसके बाद यहाँ पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, जिस कुछ लोग करप्शन में मुलव्वस थे, उन्होंने अपनी जो इल अर्न दौलत थी वो जाके बाहर मुंतकिल की, अपने ख़ानदान मुंतकिल किए। लोगों के इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में लेकिन ये जरूर है बाकिर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो वज़राए आज़म रह चुके हैं और उनको भी आपने बिल्कुल ही नॉन रिप्रेजेंटेटिव हुकूमतों में आप उनको लाए और किस तरह लाए वो सबके सामने है। लेकिन अक्सरियत जो है लोगों की, आपने जिस तरह बात की, उनकी डिवाइडेड लॉयल्टीज़ होती हैं, वो बाहर अपनी दौलत ले जाते हैं, वो अपने फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उधर, वो सर पाकिस्तानी शहरी होते हैं जो अगर आप सही तरह अगर बात करें, अगर आपने मेजॉरिटी की बात करनी है, बार बार इस चीज़ को सर्कुलेट करना कि जी डूल नेशनल्स आपके डिसलॉयल होंगे, डूल नेशनल्स आपके करप्ट होंगे, डूल नेशनल्स बाहर जाके उधर ही फिर रह जाएंगे, वापस नहीं आएंगे अगर कोई उन पर केस बने, ये तमाम जो चलें आप उनको जुराइम कहें या इल्ज़ामात कहें, वो आपके अपने पाकिस्तानी शहरियों ने ना सिर्फ किए हैं, वो यहाँ के ही नुमाइंदे थे, उनके किसी और मुल्क से वफादारी नहीं थी। हुसैन हक्कानी साहब डूल नेशनल नहीं थे। कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ जनाब कि ये जो आप स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं डूल नेशनल्स पे, या अगर आप पाकिस्तानी शहरियों पे ही अप्लाई कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे हिसाब से। नहीं, अच्छा दूसरा जो ये एक है कि आपको ये कैच मिल जाता है कि जनाब आपके पास अगर वहाँ पे नेशनैलिटी है तो वहाँ पर आपका रहना आसान होगा। बाकी गरीब जो पाकिस्तानी जाके यहाँ से कोई फ्रॉड करके जाएगा तो भागता ही रहेगा, कभी एक मुल्क में पनाह लेगा, कभी दूसरे मुल्क में लेगा, लेकिन वहाँ पे अगर वो आपका वो कर लेंगे। और दूसरे जी, और दूसरा बात है कि जो आप शहरियत अगर आप रखते हैं तो आपके ऊपर कुछ हकूक भी हैं, कुछ फ़राइज़ भी हैं। आपका फ़र्ज़ है कि आप आइन की दिफा करें, आप जो है मुल्की कवानीन का रिस्पेक्ट करें, आप टैक्सेस अपने अदा करें, अपने मुल्क का दिफा करें। मुझे ये बताएं कि ये अब जितने भी आपके ड्यूल नेशनल हैं जिन्हें पाकिस्तान में हुकूमत से बहुत मोहब्बत है कि उनको इक़्तिदार मिल जाए, यहाँ पे ओहदा मिल जाए, मुझे बताएं कि कितने टैक्सेस देते हैं। अगर उनको इतनी मोहब्बत है तो मुझे ये पिछले 5 सालों में या कितने अरसे में अगर वहाँ पे अर्न कर रहे हैं और उनके यहाँ भी उनके लवाहिकीन मौजूद हैं तो वो करते हैं। ये पॉलिटिक्स में ये है कि आप वहाँ बैठे हैं लेकिन आपको इक़्तिदार की वजह से अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो ये फिर मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी डायकोटमी है। और दूसरा आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी में भी आपको काफ़ी इसकी हमायत मिल जाएगी, जो आप दो तही अक्सरियत की बात कर रहे हैं कि लेना मुश्किल होगी। साहब ये जो डायकोटमी है, इसमें आपके कानून ने इस डायकोटमी की इजाज़त दी है। देखें, या तो आपका हिंदुस्तान का मॉडल हो कि जो भी दोहरी शहरियत रखेगा वो अपना जो पहला जो उसका पासपोर्ट है, पहली जो उसकी सिटीजनशिप है, शनाख्त है, वो उसको सरेंडर करे। वो आपने नहीं किया। आपने कहा कि जी एक मखसूस फहरिस्त होगी जिसमें कुछ ममालिक शामिल होंगे, उन्हीं के साथ आप दोहरी शहरियत हासिल कर सकते हैं और उन्हीं के साथ आप तमाम जो फ़वायद हैं, हकूक़ हैं पाकिस्तानी शहरी होने के की हैसियत से हैं, वो आपको फराहम किए जाएंगे। या तो जनाब ओपन एंडेड नहीं है ना, ओपन मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, आपका 63 1C और 113 मैं सर वही आपको कह रहा हूँ, सिटीजनशिप एक्ट को सामने रखते हुए, बल्कि आइन को भी सामने रखते हुए, और तीसरी बात जो आपने जवाद ख्वाजा का महमूद अख्तर नकवी में जो उनका कंकरिंग नोट है जिसमें उन्होंने फिडुशियरी ड्यूटी की बात की है, उसको भी सामने रखते हुए या तो आप कानून को ओवरऑल करें और कहें कि जी दोहरी शहरियत हमें बहुत बुरी लगती है क्योंकि ये सब घुस बैठी हैं, ये इधर आके पता नहीं क्या किस तरह की जासूसी करेंगे, पाकिस्तान के वफादार नहीं होंगे। या तो आप ये जो मखसूस फहरिस्त है इसको कहें कि जी इसके वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं
और 62 और 63 में उसी तरह की तरमीम लाएं जिस तरह की ये काबीना कह रही है। फिलहाल जो आपकी सिचुएशन है कि जी हमें आप बहुत पसंद हैं, हम आपसे रिमिटेंसेस भी कबूल करेंगे, हम आपकी बातें भी सुनेंगे, डायस्पोरा में आप हमारे लीडरान का भी बड़ा इस तरह आलीशान इस्तकबाल भी करें, लेकिन इधर आके हम आपको मुशीर तक देखना चाहते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। सर इनकी सिटीजनशिप ही खत्म करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ। रेमिटेंस वो किसी चैरिटी में नहीं भेजते, वो अपने रिश्तेदारों को रेमिटेंस भेजते हैं, लेकिन वो जाके अगर बिजनेस में करते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बंद कर अपने बिजनेसेस में वो पाकिस्तान के ही शहरी है ना। ये असद ये सिर्फ एक एलीट का एक इशू है कि वो जो पावर उसमें पावर गेम्स में रहते हैं। अगर एक शख्स अमेरिका में रहता है, एक शख्स कनाडा में रहता है, या एक शख्स कहीं और रहता है दुनिया में, वो सारी जिंदगी वहां गुजारता है, वो यहाँ के लोगों से कनेक्टेड ही नहीं है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन क्या करेगा, वो किस लिए आके यहाँ पे इख्तिदार में शरीक होना चाहता है। सिर्फ कह रहा हूँ ऐसा सिचुएशन नहीं है कि जी आप अगर 40 साल उधर रहे और इधर वापस आ गए तो आपको वजीर खारजा लगाए। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ रिमिटेंसेस के हवाले से अगर ये वाकई में सिर्फ अशराफिया का इशू है और अगर ये वाकई में सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स को ही दिया जा रहा है तो उसको इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती है कि रिमिटेंसेस आपका इकोनॉमिक सेगमेंट का इतना बड़ा हिस्सा है। नहीं असद वो अब यहाँ पे भी अभी उन्होंने वो उसी तरह से आर्गूमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में उनको ये चीज़ रखनी चाहिए कि कहाँ पर ये जो बैलेंस है ये मेरे ख्याल में हुकूमत को सामने रखना होगा कि मुल्क का इंटरेस्ट कहाँ पर है और अशरफिया का इंटरेस्ट कहाँ। बेशक जनाब, इसी पे ही वक्फा लेंगे, देखे कहाँ एलीट का इंटरेस्ट शुरू होता है, मुल्क का कहाँ ख़त्म होता है। अगले हिस्से में बात करेंगे अमरीकी दौरे की और साथ में इमरान खान साहब के मुंतखब होने के 1 साल की एनिवर्सरी की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। 25 जुलाई 2019 को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुंतखब होने के बाद अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई, लेकिन दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ ने योम स्याह की बात की, योम स्याह का ऐलान किया और चारों सूबों में अपनी नुमाइंदगी का ना सिर्फ इजहार किया लेकिन ये भी कहा कि ये हुकूमत नाअहल है। उस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आएँ कि हुकूमत की क्या कारकर्दगी हुई, अगर 25 जुलाई 2018 की भी बात कर लें। इसी हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जो सियासी जमातों पर मुश्तमिल है, उन्होंने यही बात की थी कि ना सिर्फ धांधली हुई है लेकिन भरपूर धांधली हुई है, तारीखी धांधली हुई है। और उसमें जिस तरह दो राय ने अभी हासिल बज़ेंजो साहब का भी इंटरव्यू किया था, बलोचिस्तान से भी ताल्लुक़ रखने वाले, सिंध सूबे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने खसूसी तौर पर रिगिंग की बात की थी और ज़िया साहब के दौर को शायद याद करते हुए कहा कि एक वाइट पेपर को प्रोड्यूस करेंगे। वो वाइट पेपर ऐसा होगा कि उसमें इलेक्शन 2018 की तमाम कोताहियाँ सामने आएंगी, जो धांधली के तमाम इल्ज़ामात थे उनको सब्सटैंशिएट किया जाएगा और पाकिस्तानी अवाम को जो अपोजिशन का बयानिया है उसको हकीकत में वाजे किया जाएगा। जनाब बाकर साहब, ना तो सर कोई ख़ास वाइट पेपर की कोई पब्लिकेशन हुई, ना तो जो इलेक्टोरल रिगिंग का इल्ज़ाम था 2018 में उसको अपोजिशन सब्सटैंशिएट उस तरह कर पाई कि अपना बयानिया का एक डेली हिस्सा बना दे, जिस तरह PTI ने 2013 में किया था। कंटेनर की सियासत शुरू हो गई थी, काफ़ी एक पाकिस्तान का एक अजीब रुख बन गया था उन दिनों में। किस तरह देखते हैं जनाब? असद ये काफ़ी बड़ी नाकामी है ओपोजिशन की भी और हुकूमत की भी। इस वक्त मेरे ख्याल में हुकूमत को जज करना शायद वो उनकी एनिवर्सरी अभी कुछ दिन बाकी हैं और मिड ऑफ अगस्त में जाके हम उनकी एनिवर्सरी करेंगे और उस पर हम पॉलिसी डिस्कशन कर लेंगे कि जनाब किन एरियाज़ में रहे। अभी वैसे अगर हम देखें कि जनाब 25 जुलाई के हवाले से अगर देखें तो 25 जुलाई के इंतखाबात हुए थे, एक मुल्क में सियासी लॉक जैम या स्टेलमेट था जो 1 साल से तकरीबन पनामा पेपर्स के बाद चल रहा था और उसको वो तोड़ने में अभी तक हम लोग नाकाम रहे हैं। इसमें हुकूमत की भी कोताही है, अपोजिशन ने भी कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया। हमें उसी तरह के एक चपकलिश नज़र आ रही है, बल्कि पहले से ये काफ़ी से ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है। पहले शायद पीपल्स पार्टी कुछ मसहलत रखती, पसंदाना रवैया रखती थी, वो भी अब ख़त्म हो चुका है। अब पोजीशंस जो हैं हार्डन हो चुकी हैं दोनों साइड्स पर, जो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए सूदमंद नहीं है। और हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि जब हम सेकेंड एनिवर्सरी इस
थर्ड जो है 5 ईयर ऑफ डेमोक्रेसी मनाएं तो एक बेहतर माहौल में मना सके। जहाँ तक आपने वो उसकी वाइट पेपर की बात की तो उनको भी, अपोजिशन को भी इनिशियली इल्ज़ामात लगाने से कि वो जो RTS सिस्टम था, जो आपके नताइज, जो इलेक्शन के नताइज थे उनको ट्रांसमिट करने की सिस्टम था, जो फॉर्म 45 के ऊपर उनके इल्ज़ामात थे, उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी वावेला किया उस वक्त, और ये आपके इलेक्टोरल एक्सरसाइज को के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन चूंकि वो इल्ज़ाम अपोजिशन लगा रही थी तो ये अपोजिशन की ही जिम्मेदारी बनती थी कि उस इल्ज़ाम को एक मंतकी इंजाम तक पहुँचाए। बिल्कुल जिस तरह से खान साहब ने 2013 और 18 के दरमियान वो चंद हल्कों का लेकर चले, और कुछ पे तो री इलेक्शन भी हुआ और खान साहब हार भी गए, जैसे लाहौर की जनाब। अगर हम हल की भी जरा बात कर लें, मुझे जो खदशा है सर वो ये है कि 2023 में यही इल्ज़ामात देखने को मिलेंगे, चाहे जो भी सियासी जमात उस इंतखाब में कामयाब हो, हिज़्ब इख्तिलाफ या वो सियासी जमात जो हिज़्ब इख्तिलाफ को फॉर्म करेगी उसने यही बात करनी है कि जी धांधली हुई है। 1990 का इंतखाब आपके सामने है जिसमें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, मेहरान बैंक, वो सब कुछ हुआ था। 2013 का इंतखाब आपके सामने है। ये तमाम वो इंतखाबात हैं, जबकि आप अगर मियाँ साहब का 97 में 2/3 अक्सरियत का भी देख लें, उसमें भी शहीद मोहतरमा ने यही बात की थी कि इसमें रिगिंग हुई है। तो इन तमाम इल्ज़ामात को सामने रखते हुए सर, व्हाट शुड द वे फॉरवर्ड भी? आपने कानून साजी भी कर लिया, इलेक्शन एक्ट 2017 आपने पास किया, तमाम जो इंतखाबात से ताल्लुक़ रखने वाले कवानीन थे उनको भी आपने कंसोलिडेट कर दिया, लेकिन धांधली के इल्ज़ामात बरकरार रहे। अब आपके पास 4 साल हैं जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म के ज़रिए मशीनरी को सामने रखते हुए तमाम प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का आपके पास एक खूबसूरत मौका है। नहीं, बिल्कुल मौका तो है। अगर आप पिछला साल देख लें तो इस पार्लियामेंट ने नोक झोंक में वक्त ज़्यादा ज़ाया किया बनस्बत के कुछ तामीराती काम करते। जहाँ तक आपने बात की कि इलेक्शन एक्ट 2017 भी जो पास हुआ था, और उसके बाद अब वो कोई जिसे कहें कि बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम नहीं होता। आप चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई चीज़ें काम करती हैं, कुछ नहीं करती। अभी इनको चाहिए कि बैठ के ये इस जो है कि बिल्कुल एक मनफी किस्म की, जो नेगेटिव किस्म की सियासत चल रही है, उसे आगे बढ़कर एंगेज करें एक दूसरे को। सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स पे नहीं, बाकी चीज़ें भी है जिनके ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करके इस मुल्क को आगे लेके चलना है। ये इस तरह की नोक झोंक से अवाम सफ़र कर रहे हैं, ये मुल्क सफ़र कर रहा है। ये तो वक्त हमारा ज़रा कम हो रहा है तो वक्फा अगले हिस्से में बात करेंगे अमेरिका के दौरे की, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयानात की। रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। वक्त क्योंकि कम है, वज़ीर आज़म इमरान खान के अमेरिका के दौरे की जो बात है, डिस्कशन है, डिबेट है, उसकी ज़रा गहराइयों में जाएंगे कल। लेकिन फ़िलहाल इतना ही कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये तारीख़ी बात की। हमारे तमाम अखबारों की जो मेजर सुर्खी थी वो यही थी कि अमेरिका ने ये ऑफ़र किया कि कश्मीर के मामले में वो आर्बिट्रेट करने को तैयार हैं, सालसी के हैसियत से सामने आना चाह रहे हैं। और ये बात हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से की थी। उसी वक्त हिंदुस्तान के वज़ारत ख़ारजा से इस बात को उसकी ना सिर्फ उन्होंने तरदीद की, लेकिन ये भी कहा कि कश्मीर का जो इस तरह का सूरत हाल है, रियासत अमेरिका से कोई इस तरह की बात नहीं की गई, ना तो कोई एग्रीमेंट हुई, ना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तरह की कोई बात उनसे की। लेकिन दूसरी जानब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये पाकिस्तान का और इमरान खान साहब का अपना भी एक बहुत देर से ख्वाहिश है, पाकिस्तान के शहरियों की भी ख्वाहिश है कि कश्मीर के लिए ये सब कुछ किया जाना चाहिए और कि डोनाल्ड ट्रंप सब के दिली शुक्रिया के मुस्तहिक होंगे। जी बाकर साहब, क्या राय रखते हैं सर? जी असद, ये मेरे ख्याल में काफ़ी अहम स्टेटमेंट थी पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके हवाले से।
अगरचे ये उनका ऑफ़र करना कि हम इसमें मीडिएशन या सालिसी का किरदार अदा करना चाहते हैं और अगर भारत और पाकिस्तान को तस्लीम हो, अगरचे काफ़ी ये मुमासलत रखता है, पहले भी इस तरह की ऑफ़र्स आती रही हैं, लेकिन जो उन्होंने ख़ास बात की कि जो भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा है इस पर भारत ने फ़ौरन से इनकार कर दिया कि जी हमने इस तरह की नहीं की है। लेकिन मैं जिसे कहता हूँ, कई लोगों ने इसको क्वेश्चन भी किया है कि शायद उसने ये बात नहीं की और डोनाल्ड ट्रंप ने गलत समझा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की अब सूरत हाल कश्मीर में है कि जहाँ पर आप भारत 10,000 इजाफी फ़ौज तैनात करने जा रहा है और वहाँ काफ़ी हालात कशीदा है और भारत की नज़र में कश्मीर उसके हाथ से निकलता जा रहा है, शायद इन्होंने उसको प्रपोजल दी हो लेकिन उसने वक्त से पहले पब्लिक इसको कर दिया। ये मेरा ख्याल में यहाँ पर जाके उनसे उनके जैसे कहते हैं कि गलती हो गई है। और इस बात की मजीद डिस्कशन कल करेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के जरिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।